दोस्तों नमस्कार। नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का आज 1 साल पूरा हो गया है, लेकिन मोदी जी अपने कार्यकाल, अपने शासन का 11वें साल का जश्न मना रहे हैं। लेकिन आज ही राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने नरेंद्र मोदी के उस जश्न पर जिस तरह से प्रहार किया है और देश के सामने सच्चाई को रख के रखा है, मोदी का तो मुंह कड़वा हो गया होगा। आज शाम को माने अभी क्या वो केक काट पाएंगे कि नहीं काट पाएंगे? मुझे तो कई बार बड़ा बुरा लगता है कि मोदी जी बेचारे केक भी काटते होंगे तो उनके परिवार का कोई इर्द गिर्द नहीं होता है, ना पत्नी। ऑपरेशन सिंदूर तो चला रहे थे, घर घर सिंदूर पहुंचाना चाहते थे, लोगों ने कह दिया कि साहब पहले तो पत्नी को ही पहुंचाइए। वो पत्नी भी नहीं। पत्नी अगर करीब होती तो बच्चे भी होते, तो शायद जश्न सच में मनाया गया होता। जश्न वो नहीं होता कि ब्रांडिंग के जरिए वो मनाया जा रहा हो। लेकिन उस जश्न पर जो प्रहार किया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने और राहुल गांधी ने, मैं जरा पहले वो आपके सामने रख देता हूं, फिर उन्हीं बातों का विश्लेषण करेंगे और राहुल गांधी के इस 11 साल के कार्यकाल पर भी एक छोटी सी टिप्पणी करेंगे। खड़गे जी ने लिखा है कि पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने भारतीय लोकतंत्र, अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने बाने को गहरा आघात पहुंचाया है। बीजेपी आरएसएस ने हर संवैधानिक संस्था को कमजोर कर उनकी स्वायत्तता पर कड़ा प्रहार किया है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को लेकर के जो बात कही, योजना आयोग को लेकर के जो चीजें हैं, एसबीआई से लेकर के और आरबीआई तक जो स्थितियां इस देश में है, यहां तक कि सेना को भी नहीं बख्शा गया। पिछले दिनों सेना का जिस तरह से इस्तेमाल हुआ, सेना ने एक वीडियो जारी किया और फिर बाद में वापस लिया, ये बताता है कि मोदी सरकार ने किसी भी संवैधानिक संस्था और तंत्र का बेजा इस्तेमाल करने से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उसी पर प्रहार कर रहे हैं खड़गे जी। उन्होंने कहा कि चाहे वो जनमत चुराकर पिछले दरवाजे से सरकारें गिराना हो या एक दलीय तानाशाही शासन जबरन लागू करना हो। आपको याद होगा महाराष्ट्र से लेकर के और मध्य प्रदेश तक, असम से लेकर के और राजस्थान तक क्या क्या खेल हुए हैं, कैसे कैसे चुनाव जीते गए हैं, चुनाव अगर हार गए हैं तो सरकारें कैसे तोड़ी गई हैं, सरकारें कैसे चुराई गई हैं, कैसे सरकारें बनाई गई हैं, कैसे सरकारें खरीदी गई हैं, सांसद विधायक कैसे तोड़े गए हैं, ईडी सीबीआई, ये सारे संस्थाओं का जो दुरुपयोग हुआ है, उस दुरुपयोग ने संघीय ढांचे को कमजोर किया है। और आप देखते होंगे कि इस समय स्टालिन से लेकर के और चंद्रबाबू नायडू तक जो अभी एनडीए का हिस्सा है, वो भी उस संघीय व्यवस्था पर, संघीय ढांचे पर सवाल खड़े करते रहते हैं। जो केंद्र जिस तरीके से तानाशाही पूर्ण रवैया अपना रहा है राज्यों से, उसको लेकर के एक बेचैनी और एक तनाव इस समय दक्षिण भारत के राज्यों में है। और ये तनाव कहीं ना कहीं देश की अखंडता और देश की एकता पर सवालिया निशान खड़े करता है। खड़गे जी उस तरफ इशारा कर रहे हैं। इसके बाद बीच में और चीजें हैं, मैं उनको नहीं पढ़ूंगा, आप चाहे तो उनका ट्वीट पढ़ सकते हैं। आखिरी में जो लिखा है खड़गे जी ने कि पिछले 11 वर्ष मोदी सरकार ने संविधान के हर पन्ने पर तानाशाही की स्याही रगड़ने में गंवाए हैं। यानी संविधान को खत्म करने के लिए नरेंद्र मोदी ने पूरी कोशिश की है, पूरा प्रयास किया है, लेकिन ऑब्वियस है कि वो ये सब करने में सक्षम नहीं रहे। और इसलिए नहीं रहे क्योंकि इस देश में जो स्थितियां हैं, खास करके विपक्ष भले ही वो टूटा और बिखरा हुआ दिखाई देता हो, लेकिन उसमें सबसे बड़ी जो मुखर आवाज है राहुल गांधी की, वो भारत जोड़ो यात्रा से लेकर के, इन्हीं 11 साल में ये सब हुआ है, भारत जोड़ो यात्रा से लेकर के और संविधान बचाने तक की जो मुहिम है, और अब सामाजिक न्याय की जो मुहिम राहुल गांधी की है, वो देश को एक नए दिशा की तरफ लेकर के जा रही है। और फिर से देश के एक नव निर्माण की तरफ, जो उद्देश्य नेहरू, गांधी, पटेल, डॉक्टर अंबेडकर का था, भगत सिंह का था, उस सपने को फिर से पटरी पर लाने का काम राहुल गांधी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस अभी वो सत्ता में नहीं है, विपक्ष में रह करके जो उनकी भूमिका है वो बताती है कि इस समय
देश को जो खतरा था, उस खतरे के सामने एक मजबूत चट्टान की तरह कोई एक शख्स खड़ा है, तो उसका नाम राहुल गांधी है। राहुल गांधी ने आज इन 11 साल के जश्न पर जो ट्वीट किया, जरा उसको मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। हालांकि राहुल गांधी ने आज 3-4 ट्वीट किए हैं, लेकिन सुबह सुबह जो ट्वीट किया था वो दरअसल मुंबई में जो घटना हुई थी, ट्रेन से गिरकर 5 लोगों की मौत हुई, उसको लेकर के राहुल गांधी ने किया था। और जो मृतक हैं, जो उसमें घायल लोग हैं, उनके प्रति शोक संवेदना प्रकट की थी। राहुल गांधी ने लिखा था कि जब मोदी सरकार 11 साल की सेवा का जश्न मना रही है, तब देश की हकीकत मुंबई से आ रही दर्दनाक खबर में दिखती है। ट्रेन से गिरकर कई लोगों की मौत, भारतीय रेल करोड़ों की जिंदगी की रीढ़ है, लेकिन आज असुरक्षा, भीड़ और अव्यवस्था की प्रतीक बन चुकी है। मोदी सरकार के 11 साल बराबर न जवाबदेही, न बदलाव, सिर्फ प्रचार। सरकार 2025 पर बात करना छोड़ अब 2047 के सपने बेच रही है। ये देश आज क्या झेल रहा है, ये कौन देखेगा। मैं मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राहुल गांधी ने इसके बाद भी कुछ ट्वीट किए हैं इकोनॉमी को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं और वहां पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता जो निर्लज्जता, जो कुकृत्य कर रहे हैं, उस पर भी राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लोगों का ध्यान खींचा है। दरअसल यही है बीजेपी और आरएसएस की हकीकत कि एक तो उन्हें सत्ता में दाखिल होना है और सत्ता हथियाने के बाद वो अपने उसी वर्चस्व को लादने के लिए महिलाओं पर हमला, दलितों पर हमला, आदिवासियों पर हमला, किसानों, मजदूरों पर वो हमला करके इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है उसको एक तरह से हीन बना करके, उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी छीन करके, उसके नागरिकता बोध को समाप्त करके उन्हें सिर्फ और सिर्फ गुलाम बना करके रखना चाहती है। आज जिग्नेश मेवाणी ने बड़ी अच्छी बात कही। गुजरात में कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, दलित लीडर हैं, अम्बेडकराइट हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेताओं के रगों में, और ये मोदी जी ने कहा था कि मेरी रगों में खून नहीं, गर्म सिंदूर दौड़ रहा है। जिग्नेश मेवाणी ने कहा कि गर्म सिंदूर नहीं बल्कि मनुस्मृति की धारा जरूर बह रही है। ये जो मानसिकता है कि जिसके जरिए आपको इस देश के नागरिकों को कुचल करके, उन्हें कमजोर बना करके, हाशिए पर धकेल करके उन्हें केवल और केवल अपना एक तरह से कृपा पात्र बना देना, ताकि वो लोग आज्ञा पालक हो जाएं और सरकार जो चाहे वो कर सके। सरकार का काम है संवैधानिक संस्थाओं को बिखेरना, तोड़ना, बर्बाद करना। और ये नरेंद्र मोदी थे जिन्होंने कभी कहा था कि हम ऐसा रेलवे का सेटअप तैयार करेंगे कि वो आश्चर्य होगा देख करके, पहले की सारी चीजें फेल हो जाएंगी। लेकिन आज की स्थिति क्या है, जो कुछ नई ट्रेन चलाई गई हैं उसका किराया कितना बढ़ा हुआ है। पहले जो वरिष्ठ नागरिक होते थे उनको भी छूट मिलती थी, आरक्षण की जो सुविधा थी उसमें बड़ी मारामारी नहीं होती थी, बेईमानी, भ्रष्टाचार नहीं था। अब तो तत्काल के नाम पर जो भ्रष्टाचार है वो भी आप झेलते ही होंगे। अगर मिडिल क्लास में होंगे, गरीब होंगे, तब तो फिर 5 किलो राशन की व्यवस्था है नरेंद्र मोदी की तरफ से, और वो 5 किलो राशन लेकर के आप अपने बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य की चिंता छोड़ दीजिए, उन्हें केवल मजदूर बना दीजिए और उनके हाथों में मोदी सरकार डंडे पकड़ा करके उन्हें मस्जिद के सामने डांस करने के लिए छोड़ देगी और एक हिंसक, एक नफरती इंसान बना करके छोड़ देगी। उसका मकसद सिर्फ इतना है, वो पढ़ा लिखा एक ऐसा इंसान नहीं बनाना चाहते कि जिसकी सोच अपने देश के डेवलपमेंट के प्रति हो, जो अपने परिवार को समर्थ बना सके, जो खुद के व्यक्तित्व का निर्माण कर सके और जो देश के विचारों को दुनिया तक पहुंचा सके, देश के नवनिर्माण में अपनी भूमिका अदा कर सके। एक ऐसी यूथ नरेंद्र मोदी को नहीं चाहिए। इसलिए रोज पर्चे लीक होते हैं, जो परीक्षाएं होती हैं उसमें बेईमानी, भ्रष्टाचार होता है, और या तो फिर नौकरियां निकलती ही नहीं है। आरक्षण को बेईमानी बना दिया गया है इस देश में, जिसके जरिए दलितों और पिछड़ों और दलितों की भागीदारी खत्म हो जाए। केवल और केवल जो मिला है वो धन्ना सेठों को मिला है, अंबानी अडानी जैसे लोगों को मिला है। उनकी तिजोरियां कुबेर की तिजोरियां हो गई हैं। दुनिया में दूसरे नंबर के अरबपति, 5वें नंबर, 10वें नंबर, 15वें नंबर के अरबपति बन चुके हैं। लेकिन देश की प्रति व्यक्ति आय और देश की प्रति व्यक्ति जो जीडीपी है उसकी अगर आप हालत देख लें तो आपको समझ में आएगा कि असली
इस देश की सूरत क्या है। विश्वगुरु कहने भर से देश विश्वगुरु नहीं बनता। अगर इस देश को, पूरे दुनिया को लीड करना है तो उसे विदेश नीति के मामले में, रक्षा नीति के मामले में और अपनी आर्थिक नीति के मामले में बड़े पैमाने पर प्रयास करने होंगे। अपने जो स्पेशलिस्ट हैं उनको जगह देनी होगी। लेकिन नरेंद्र मोदी अपने पीएमओ के जरिए जिस तरह से देश चला रहे हैं उसमें किसी मंत्री की भी नहीं सुनी जाती, छोड़ दीजिए आप एक्सपर्ट की। आरबीआई के कितने गवर्नर चले गए, रघुराम राजन जैसे लोग चले गए। तो इस देश की आर्थिक तरक्की कैसे हो सकती है? केवल अंधभक्तों के हाथ में विश्वगुरु भारत पकड़ा दिया गया है। और नरेंद्र मोदी जिस तरीके G7 में, अभी तो बड़ी मुश्किल से उनको न्योता आया है कनाडा से, ये न्योता जरूरी था क्योंकि आने वाली सरकारों को भी इस परंपरा के जरिए न्योता मिलना था। अगर आज ये बंद हो जाता तो थोड़ा सा भारत की मर्यादा, भारत का सम्मान कम हो जाता। मोदी के सम्मान से इस देश के सम्मान को नहीं जोड़ना चाहिए। वो जो जगहसाई करते हैं वो तो खैर छोड़ दीजिए, उनका मेलोनी को लेकर के जो किस्से और जो मीम्स बनते हैं वो तो इस देश की नाक कटवा रहे हैं। विश्वगुरु भारत तो छोड़ दीजिए। ट्रंप जिस तरीके से सीज फायर को लेकर के 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 11 बार ये कहता है कि हमने दोनों को हड़का करके, इन भारत और पाकिस्तान को डरा करके, धमका करके सीज फायर करवा दिया। ये बताता है कि नरेंद्र मोदी कैसे देश का निर्माण कर रहे हैं, किस तरह के देश दुनिया में लीड कर रहा है या पिछलग्गू बन चुका है ट्रंप का। और इधर इजराइल का पुतिन के साथ रिश्ते खराब करके, रूस के साथ रिश्ते खराब करके, चाइना के साथ रिश्ते खराब करके, राहुल गांधी ने बार बार कहा कि चाइना और पाकिस्तान को एक नहीं होने देना है, दोनों के बीच में हमें फर्क पैदा करते रहना है और यही असली विदेश नीति होगी। क्योंकि हमें चैलेंज पाकिस्तान से जितना नहीं जितना चाइना के साथ है। जो चाइना के साथ इस तरह के संबंध रखना है कि वो हमारी न तो चुनौती बन सके और न ही हमारे सामने कभी पाकिस्तान के साथ वो मिल करके कोई खेल रच सके। ये विदेश नीति होनी चाहिए थी। कूटनीतिक स्तर पर जिस तरीके से जो फेल्योर सामने आया है वो ये बताता है कि दुनिया के किसी भी जिम्मेदार देश ने, किसी भी लोकतांत्रिक देश ने, किसी भी महत्वपूर्ण देश ने पाकिस्तान के खिलाफ जो तनातनी हुई थी उसमें आपका साथ नहीं दिया। और उल्टा ट्रंप ने जो किया उससे भारत की बदनामी हुई, भारत का सम्मान गिरा है। आर्थिक स्थिति आप देखिए, डॉलर का जब मनमोहन सिंह की सरकार गई थी उस समय वो 60 रुपए के करीब डॉलर था और आज 89 के करीब है, शायद 89 के करीब है। तो ये जो स्थितियां हैं, लोग गरीब हो रहे हैं, नौकरियां हैं नहीं। और इधर महंगाई ने, खास दवाइयों के दाम आप देख लीजिए, खाद्यान्न के दाम आप देख लीजिए, उसने लोगों की हालत को खस्ता कर रखा है। ऐसे में ये 11 साल का जश्न कितना सार्थक होगा ये तो खैर भक्त मंडली से आप पूछेंगे तो आपको जवाब दूसरे मिलेंगे। लेकिन सच्चाई ये है जो राहुल गांधी कह रहे हैं, जो मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं, लेकिन मैं इसी 11 साल में मुतमईन हूं और राहुल गांधी के रूप में इस देश को एक सामाजिक न्याय के एक ऐसे नायक के तौर पर देखता हूं जिसने अब देश की बागडोर को अभी विपक्ष के नेता के तौर पर ही संभाला है। वो लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान की सुरक्षा के लिए, महिलाओं, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए, उनके नागरिकता बोध को सुरक्षित करने के लिए और दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के सम्मान, उनके प्रतिभागिता और उनके साथ सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध होकर के खड़े होने वाला राहुल गांधी आज देश के लिए सबसे बड़ी आवाज और सबसे बड़ी उम्मीद है। इसलिए ये जो जश्न है मोदी का, ये बेजा है, उतना ही शर्मनाक है, उतना ही एक तरह से धब्बा है इस देश पर। लेकिन उम्मीद और अंधेरी रात होती है, ऑब्वियस है, सूरज तो उगता ही, उस सूरज का इंतजार करिए। शुक्रिया।